नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पांडे सर स्टडी 809 यूट्यूब चैनल पर। आज हम भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हुए कंपनी के अधीन गवर्नर जनरलों के बारे में अध्ययन करेंगे। कुछ गवर्नर जनरल्स के बारे में पिछले वीडियोस में बतलाया जा चुका है। यदि आपने अभी पिछला वीडियो नहीं देखा तो शुरुआत से सभी गवर्नर जनरल्स के बारे में वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं अब हम लॉर्ड वेलेज़ली। लॉर्ड वेलेज़ली 1798 से 1805 ईस्वी तक रहे। इन्होंने सहायक संधि की पद्धति शुरू की और भारत में सहायक संधि का जो प्रयोग था वो वेलेज़ली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने भी किया था। यानी लॉर्ड वेलेज़ली के द्वारा सहायक संधि की शुरुआत की गई और इसके पहले भी सहायक संधि का प्रयोग वेलेज़ली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के द्वारा किया गया था। सहायक संधि करने वाले राज्य थे हैदराबाद, जिन्होंने 1798 ईस्वी में, मैसूर ने 1799 ईस्वी में, तंजौर ने अक्टूबर 1799 ईस्वी, अवध के द्वारा 1801 ईस्वी और पेशवा के द्वारा दिसंबर 1802 ईस्वी, बरार एवं भोंसले दिसंबर 1803 ईस्वी में, सिंधिया राज्य के द्वारा 1804 ईस्वी में और अन्य सहायक संधियाँ करने वाले राज्यों में जोधपुर, जयपुर, मच्छेंद्री, बूंदी और भरतपुर भी थे। यहाँ एक चीज़ नोट करने वाली है कि इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। इन सभी राज्यों के द्वारा सहायक संधियाँ स्वीकार की गई थी, किंतु इंदौर के होलकरों के द्वारा सहायक संधि स्वीकार नहीं की गई। इसी समय टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1799 ईस्वी में मारे गए थे। लॉर्ड वेलेज़ली के समय पर ही टीपू सुल्तान आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था, उसमें मारा गया और इसी ने 1800 ईस्वी में कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी की थी। लॉर्ड वेलेज़ली के द्वारा ही 1800 ईस्वी में कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जो कि 1854 तक अंग्रेज़ों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए भी चलता रहा। यहाँ इस चीज़ और ध्यान देने वाली है, 1806 ईस्वी में भारत भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हेलीबरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया, जहां नवयुवक प्रशासकीय अधिकारियों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी की गई और यह स्वयं बंगाल का शेर कहा करता था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 ईस्वी में दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ था, परंतु शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो गई। 1805 में लॉर्ड कॉर्नवालिस का फिर लॉर्ड वेलेज़ली के बाद शुरुआत हुआ कार्यकाल, तो किंतु शीघ्र इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद आए सर जॉर्ज वारलो, यहाँ वार्लो लिखा हुआ है, सर जॉर्ज वार्लो 1805 से 1807 ईस्वी तक ये रहे और 1806 इनके में जो प्रमुख घटना है वो 1806 ईस्वी में बेल्लोर में हुई सिपाही विद्रोह इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। इसके बाद लॉर्ड मिंटो प्रथम हुए, जो कि 1807 से 1813 ईस्वी तक भारत में रहे और इनके काल में रणजीत सिंह एवं अंग्रेज़ों के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई। मध्यस्थता इसमें चार्ल्स मेडकॉफ के द्वारा की गई और इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी में भी 1813 ईस्वी में पास हुआ। यानी चार्टर एक्ट जो 1813 का था वो लॉर्ड मिंटो के समय में पास हुआ था। इसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स आते हैं, जो कि 1813 से 1823 तक भारत में रहे, भारत के गवर्नर जनरल। और इसी के समय आंग्ल नेपाल युद्ध, जो कि 1814 से 16 ईस्वी में हुआ, इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण भी करना पड़ा। लॉर्ड हेस्टिंग के समय में आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 तक जो कि चला हुआ, इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा ने आत्मसमर्पण किया। मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेज़ों और गोरखों के बीच संगोली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। 1816 में मार्च में अंग्रेज़ों और गोरखों के बीच में संगोली की एक संधि हुई, जो कि जिससे आंग्ल और नेपाल युद्ध का अंत हुआ। इसके समय में ही पिंडारियों का दमन कर दिया गया और पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में बासिल, मोहम्मद चीटू और करीम खां थे।
इन्हीं के समय में पिंडारियों का भी दमन किया गया और पिंडारियों के जो प्रमुख नेता थे उनमें बासिल, मोहम्मद चीतू और करीम खां थे। और इसने ही मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया और इसने प्रेस पर लगे हुए प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम भी बनाए। और इसी के समय में 1822 ईस्वी में टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम भी पास हुआ। यानी टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम किसके? लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में पास हुआ या लागू किया गया। इसके बाद लॉर्ड एम हर्स्ट आते हैं जो कि 1823 से 1828 ईस्वी तक भारत में रहे और इनके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो कि 1824 से 1826 ईस्वी के बीच हुआ लड़ा गया। यानी लॉर्ड एम हर्स्ट के समय में आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1824 से 1826 ईस्वी तक जो कि हुआ। 1826 ईस्वी में बर्मा और अंग्रेज़ों के बीच यांडबू की संधि भी हुई जो कि लॉर्ड एम हर्स्ट के कार्यकाल में हुई। यांडबू की जो संधि हुई 1826 ईस्वी में बर्मा और अंग्रेज़ों के बीच, ये लॉर्ड एम हर्स्ट के समय में हुई। 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय में हुआ था। 1824 में जो बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ वो भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। उसके पश्चात आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल 1828 से 1835 ईस्वी तक रहा और 1803 ईस्वी में यह मद्रास का गवर्नर भी था। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे 1803 ईस्वी में ये मद्रास के गवर्नर थे और इसी के समय में 1806 ईस्वी में माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने तथा कानों में बालियां न पहनने देने पर वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। जब लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उस समय जो है वेल्लोर के सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया गया था क्योंकि इन्होंने प्रतिबंध लगाया था कि जातीय चिन्ह ना लगाएं और ना ही कानों में बालियां पहनें। इसके पश्चात 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। फिर 1833 का जो चार्टर एक्ट पास हुआ उसके द्वारा बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको पूरे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसी प्रकार भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ही हुए। यानी भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है, बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग्स था। राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिक ने ही 1829 ईस्वी में सती प्रथा को भी समाप्त किया और बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बना करके 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया। राजा राम मोहन राय जो कि एक समाज सुधारक थे और इनके सहयोग से बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया पूरी तरह से और एक कानून भी बना दिया कि ये जो विधवाओं का सती प्रथा है, विधवाओं के लिए सती प्रथा ये अवैध है। यहाँ अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। यहाँ एक और ध्यान देने योग्य चीज़ है कि अकबर के द्वारा और मराठा जो पेशवा थे उनके द्वारा भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। विलियम बेंटिक जो थे उन्होंने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को भी समाप्त कर दिया। ठग देवी काली की पूजा किया करते थे। सन 1835 ईस्वी में ही बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी की गई और इन्हीं के समय में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही मैकाले ने अनुशंसा की तो अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया और मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया इन्हीं के समय में। और विलियम बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं मध्य कचेर को हड़प लिया। 1831 में मैसूर और 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं मध्य कचेर को लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा हड़प लिया गया और इन्होंने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त भी किया।
लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया गया और इसके समय में भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद सदर अमीन का था। जो भारतीयों को सबसे उच्च पद प्रदान किया गया उसका नाम क्या था? सदर अमीन, जिसे 700 रुपये प्रति माह तनख्वाह भी मिलती थी उस समय। इसके समय कंपनी ने 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा यह निश्चित किया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। 1833 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट था, जो कि विलियम बेंटिक के समय में आया, उसमें यह भी निश्चित किया गया कि किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, रंग या फिर जन्म के आधार पर कंपनी में सेवा देने से नहीं रोका जा सकता। इसके साथ साथ इन्होंने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया। तो इस प्रकार लॉर्ड विलियम बेंटिक ने काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए। इसके पश्चात चार्ल्स मेटकाफ भारत के गवर्नर जनरल बनकर के आए 1835 से 1836 ईस्वी तक। इन्होंने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण को हटाया, इसीलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन निकल के आता है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकाफ को, जिन्होंने केवल और केवल 1 वर्ष भारत में रहे, ये 1835 से 36 तक, इन्होंने प्रेस पर जो प्रतिबंध लगा था उसको हटाया। उसके पश्चात लॉर्ड ऑकलैंड आए, जो कि 1836 से 1842 ईस्वी तक भारत में रहे और इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना जो थी वो थी प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, जो कि 1839 से 1842 ईस्वी तक हुआ। दूसरी चीज़, 1839 ईस्वी में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत भी करवाई। लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा 1839 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली तक का जो ग्रांड ट्रंक रोड था उसकी मरम्मत करवाई गई और इसी के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की थी। भारतीय विद्यार्थी डॉक्टरी की शिक्षा के लेने के लिए विदेश जा सकते थे। ये अनुमति भी इन्हीं के शासनकाल में मिली। उसके पश्चात 1842 से 1844 तक लॉर्ड एलनबरो भारत में रहे। लॉर्ड एलनबरो के समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हो गया था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में ही समाप्त हुआ और सिंध को अगस्त 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, जो कि इनके कार्यकाल में ही हुआ। और सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन है कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। ये कई बार पूछ लेता है, सिंध विजय के विषय में नेपियर का क्या कथन था? तो ये अफगानी तूफान की पूंछ थी। दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय में हुआ और 1843 के एक्ट 5 के द्वारा, जो कि दास प्रथा, जो स्लेब प्रथा एक चला करती थी, उसका उन्मूलन भी इन्हीं के समय में हुआ। और रविवार की छुट्टी की शुरुआत भी 1843 से ही मानी जाती है। रविवार की जो छुट्टी की परंपरा शुरू हुई वो 1843 से ही शुरू हुई। उसके पश्चात लॉर्ड हार्डिंग भारत में आए। इनका कार्यकाल 1844 से 1848 ईस्वी तक रहा और इनके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, जो कि 1845 से 1846 ईस्वी तक चला। इसमें अंग्रेज़ विजयी हुए। लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ, जो कि 1845 से 46 के बीच चला और इसमें अंग्रेज़ लोग विजय हुए और इसने नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। जो नरबलि दी जाती थी उस प्रथा पर लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके पश्चात लॉर्ड डलहौजी आए। लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर के 1856 ईस्वी तक भारत में रहे और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ वो इनके कार्यकाल में हुआ तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय 29 मार्च 1849 ईस्वी में जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही भेजा गया। जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1848 से 1849 ईस्वी तक तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय जो कि 29 मार्च 1849 ईस्वी में और जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का जो प्रसिद्ध हीरा था कोहिनूर हीरा वो महारानी विक्टोरिया को भेजा गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए।
पहला जो युद्ध था वो रामनगर का युद्ध 16 नवंबर 1848 तक, इसका कोई निर्णय नहीं हो पाया, अनिर्णित था ये। और दूसरा युद्ध चिलियावाला का युद्ध जो कि 13 जनवरी 1849 में लड़ा गया, ये भी अनिर्णित था। तीसरा युद्ध गुजरात चिनाब नदी के किनारे हुआ, ये 12 मार्च 1849 को, जिसमें सिख बुरी तरह से पराजित हुए। तो ये 3 युद्ध इनके कार्यकाल में लड़े गए। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध और सन 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा एवं पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ 1852 ईस्वी में, इसके दौरान लोअर बर्मा और पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगा करके सन 1850 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया और 1852 ईस्वी में ही एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उनको छीनना था। यानी 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य क्या था कि जो भूमिकर रहित जागीरें हैं उनका पता लगाना और उनको छीनना, जिनसे भूमि कर नहीं मिलता है उनको अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेना। डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेजी डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर 1850 ईस्वी में उस पर अधिकार किया और 1852 ईस्वी में, ये शायद डबल रिपीट हो गया यहाँ, इसके पश्चात डलहौजी का शासन काल उसके व्यपगत सिद्धांत, जिसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते, इसके कारण अधिक याद किया जाता था। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में इसमें क्या होता था, जिस राज्य का कोई वारिस नहीं होता था उस राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता। तो इसके द्वारा काफ़ी राज्यों का विलय भी किया गया। सबसे पहले सतारा राज्य को 1848 ईस्वी में, जैतपुर, बुंदेलखंड और संबलपुर उड़ीसा को 1849 ईस्वी में, वाघाट जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है इसको 1850 ईस्वी में, उदयपुर मध्य प्रदेश में पड़ता 1852 ईस्वी में और झांसी 1853 ईस्वी में एवं नागपुर को 1854 ईस्वी में मिला लिया गया। सन 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगा करके अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था और सन 1856 ईस्वी में इसने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया। 1856 ईस्वी में ही लॉर्ड डलहौजी ने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से कहाँ, मेरठ ट्रांसफ़र कर दिया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित कर दिया। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने सन 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच को लागू किया। इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाक्युलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेजों तथा 1857 ईस्वी में तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। यानी डलहौजी के समय में ही तीनों प्रेसिडेंसियों में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए और साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक भी नियुक्त किया गया। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक भी माना जाता है। इन्हीं के समय में भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बम्बई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर पहली बार रेल चलाई गई। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बम्बई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी थी, यहाँ सर्वप्रथम रेल चलाई गई। सन 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का भी प्रचलन प्रारंभ हुआ। लॉर्ड डलहौजी के समय में ही 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ और इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की भी स्थापना की। तो भारत में सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना अलग से किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही की गई और इनके द्वारा ही सन 1854 ईस्वी में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना भी की गई। तो लॉर्ड डलहौजी के समय में ही 1854 ईस्वी में लोक सेवा विभाग की स्थापना की गई और इन्हीं के समय में 1853 ईस्वी में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लेते हैं। तो 1853 ईस्वी में कलकत्ता और आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू की गई और
लॉर्ड डलहौजी ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाया। 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया। जो 1853 में एक चार्टर एक्ट आया, उसके द्वारा कंपनी के जो संचालक मंडल था उससे कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया और 1853 ईस्वी से ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई, जिसके लिए उम्र सीमा उस समय 18 से 23 वर्ष रखी गई। और यहाँ ये भी ध्यान देने योग्य बात है, सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। यानी पहले व्यक्ति थे सत्येंद्र नाथ टैगोर जिन्होंने 1863 ईस्वी में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में भारत से सफलता प्राप्त की थी। इसके पश्चात 1922 ईस्वी में इलाहाबाद, जो कि भारत में, और लंदन दोनों स्थानों पर साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया। 1922 में इलाहाबाद में भी और लंदन दोनों जगह एक साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया। डलहौजी ने नर बलि प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया। डलहौजी के पश्चात लॉर्ड कैनिंग का आगमन हुआ। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 ईस्वी तक भारत में रहे और ये भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत के प्रथम वायसराय थे। चूँकि लॉर्ड कैनिंग के समय में ही गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और वायसराय का पद शुरू कर दिया गया, तो ये भारत में कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल थे और ब्रिटिश सम्राट के अधीन पहले वायसराय थे। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी सन 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह, यानी 1857 की जो क्रांति हुई वो इन्हीं के शासनकाल में हुई। इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। 1857 में जब देखा गया कि जो कंपनी के वायसराय हैं ये कई प्रकार की अनियमितताएं कर रहे हैं, तो सीधा सीधा कंपनी से शासन को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। और कैनिंग के समय 1861 ईस्वी में उच्च न्यायालय अधिनियम भी बनाया गया। कैनिंग के समय, लॉर्ड कैनिंग के समय 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम भी बनाया गया, जिसके अनुसार पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया तथा कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में एक एक उच्च न्यायालय की भी स्थापना की गई। 1866 में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ये नोट करने वाली बात है, 1866 में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसे 1875 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया। 1866 में पहले आगरा में स्थापना हुई, 1875 में इसको इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। कैनिंग के समय में ही 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू किया गया। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय में लागू हुआ। भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को हुआ, जो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुआ। तो पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में हुआ। कब हुआ? 7 दिसंबर 1856 ईस्वी में। 1856 में पैतृक संपत्ति से संबंधित जो कानून बनाया गया उसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है तो पैतृक संपत्ति से उसको वंचित नहीं किया जाएगा। और इसके पश्चात 1857 ईस्वी में कैनिंग के समय में ही महालेखा परीक्षा पद का भी सृजन किया गया। नया एक पद सृजित किया गया महालेखा परीक्षक का, जो कि 1857 ईस्वी में कैनिंग के समय में ही किया गया, जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाया। स्वतंत्रता के बाद इसको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाता है। भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी के तहत मुगल सम्राट के पद को भी समाप्त कर दिया गया। तो इन्हीं के शासनकाल में भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। इसके पश्चात मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 ईस्वी में कानून बना दिया गया। मैकाले, लॉर्ड मैकाले के द्वारा जो प्रारूपित दंड संहिता थी 1858 में, इसको कानून बना दिया। और सन 1859 ईस्वी में अपराध विधान संहिता भी लागू की गई,
व्यपगत सिद्धांत जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाया गया था, उस नीति को समाप्त कर दिया गया। 1861 ईस्वी में इंडियन कौंसिल एक्ट पारित हुआ और पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। 1861 ईस्वी में इंडियन कौंसिल एक्ट पारित किया गया और पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। उसके पश्चात लॉर्ड एल्गिन आते हैं, जिनका कार्यकाल 1862 से 1863 तक रहा केवल। तो इन्होंने बहावी आंदोलन का दमन किया और 1863 ईस्वी में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में इनकी मृत्यु हो गई है। बहावी आंदोलन का दमन लॉर्ड एल्गिन के द्वारा किया गया। 1863 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात लॉर्ड लॉरेंस का कार्यकाल प्रारंभ होता है 1864 से 1869 ईस्वी। ये 1865 ईस्वी में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण कर लिया। 1865 ईस्वी में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया और अफ़गानिस्तान के संबंध में इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। जो लॉर्ड लॉरेंस थे, इन्होंने अफ़गानिस्तान के संबंध में हस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हीं के समय में उड़ीसा में सन 1866 ईस्वी में तथा बुंदेलखंड एवं राजपूताना में 1868-69 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा और इन्होंने हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन भी किया। सन 1865 ईस्वी में इसके द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा भी शुरू की गई। भारत और यूरोपीय देशों के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। इसके पश्चात लॉर्ड मेयो का कार्यकाल, जो कि 1869 से लेकर के 1872 ईस्वी तक था। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में 1872 ईस्वी में मेयो कॉलेज की स्थापना की। तो मेयो कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा? लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई। कब? 1872 ईस्वी में। और इन्होंने सन 1872 ईस्वी में ही एक कृषि विभाग की भी स्थापना की और एक अफगान शेर अली अफरीदी ने 8 फरवरी 1872 ईस्वी में चाकू मार करके इनकी हत्या कर दी। एक अफगान सरदार शेर अली अफरीदी ने 8 फरवरी 1872 ईस्वी में चाकू मार करके इनकी हत्या कर दी। भारत में अंग्रेज़ों के समय में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही हुई। भारत में अंग्रेज़ों के समय में जो पहली जनगणना हुई 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही हुई। इसके पश्चात लॉर्ड नॉर्थब्रुक का कार्यकाल आता है, जो कि 1872 से 1876 ईस्वी तक था। इनके समय में बंगाल में भयानक अकाल पड़ गया और इसने बड़ौदा के मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत करके मद्रास भेज दिया। उसके पश्चात लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने यह घोषणा की कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। इन्होंने कहा कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना और अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। पंजाब का प्रसिद्ध जो कूका आंदोलन हुआ वो भी इन्हीं के समय में हुआ और इसी के समय में सुएज नहर खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। उसके पश्चात लॉर्ड लिटन का कार्यकाल प्रारंभ होता है, जो कि 1876 से 1880 ईस्वी तक रहा। लॉर्ड लिटन एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक और साहित्यकार भी थे। जो लॉर्ड लिटन थे एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक और साहित्यकार थे। साहित्याकाश में इसे ओवन मेरिडिथ के नाम से भी जाना जाता है। साहित्याकाश में इनको ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है और इसके समय में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल भी पड़ा। लिटन ने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में लॉर्ड लिटन ने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1878 ईस्वी में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की और 1 जनवरी 1877 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन भी किया गया। 1 जनवरी 1877 ईस्वी को ब्रिटिश की जो महारानी थी ब्रिटेन की विक्टोरिया, उनको कैसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। मार्च 1878 ईस्वी में लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित करके भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए।
विशेष करके जो राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे जैसे कि सोम प्रकाश, इनको प्रतिबंधित करने के लिए ये कदम उठाया गया था। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को क्या कर लेगी, जब्त कर लेगी। और यहाँ ये भी नोट करने वाली चीज़ है, पायनियर अखबार ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन भी किया था। और इसी के समय में सन 1878 ईस्वी को भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ। इन्हीं के समय में 1878 ईस्वी में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत शस्त्र रखने और व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया गया। और इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा को 21 से घटा करके 19 वर्ष कर दी। और 1857 में सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु 23 वर्ष निर्धारित की गई थी, क्योंकि सबसे पहले जब 1857 में सिविल सर्विसेज शुरू हुई तो उस समय 23 वर्ष निर्धारित थी आयु। 1859 ईस्वी में आयु सीमा को घटा करके 22 वर्ष और 1866 ईस्वी में इसको घटा करके 21 वर्ष कर दिया गया। लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की भी स्थापना की। तो इस प्रकार हमने आज कुछ महत्वपूर्ण कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल्स के बारे में देखा। कुछ शेष बचे हुए गवर्नर जनरल के बारे में अगले वीडियो में कवर किया जाएगा, और इससे पहले वाले गवर्नर जनरल के बारे में इससे पिछले वीडियो में बताया गया है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं।